नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही एक लंबे समय के बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक में मैं आपको बता दूँ कि हमारी कक्षा की शुरुआत आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया से होगी। लेकिन मॉडर्न इंडिया को पढ़ने से पहले मैं आपको पूरे इतिहास का एक काल क्रम घुमा देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में एक मोटा-मोटी अवधारणा बन जाए कि मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के पहले यदि हम मेडिवल, एंशिएंट, कल्चर और आर्ट इसी में आता है और वर्ल्ड का यदि थोड़ा बहुत हम ज्ञान रखते हैं, तो आने वाले जो टॉपिक पर जब हम जाएंगे ना, तो वहाँ आपको हमेशा एक एडवांटेज मिलेगा। उसी क्रम में हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होगी एंशिएंट हिस्ट्री से। और एंशिएंट हिस्ट्री को जब हम पढ़ने जाते हैं तो पहले ऑल ओवर हिस्ट्री का पाठ्यक्रम मुझे मालूम होना चाहिए। पाठ्यक्रम क्या है? पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री को देखते हैं, मेडिवल को देखते हैं, इसी में आर्ट एंड कल्चर, सी से कल्चर, और मॉडर्न और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री। मोटा मोटी हम यही है जो इतिहास में देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी कक्षा की शुरुआत एंशिएंट इंडिया से होगा, यानी प्राचीन भारत से होगी। प्राचीन भारत जब हम पढ़ने जाते हैं तो प्राचीन भारत को पढ़ने के क्रम में मोटा मोटी हम 3 क्लासिफिकेशन उसको कहते हैं। 3 क्लासिफिकेशन में यदि आप देखते हैं तो पहला क्लासिफिकेशन को बोलते हैं प्री हिस्ट्री, हिंदी में प्रागैतिहासिक काल। दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, हिंदी में आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा हिस्ट्री, हिंदी में ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों में जो बेसिक डिफरेंट क्या है उसको जानेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी हो। तो प्री हिस्ट्री को आप यदि देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्री हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास जो प्रमाणित जो स्रोत हैं वो हैं पुरातत्व के आधार पर खोजी गई उपकरणी। उन उपकरणों में बर्तन हो सकते हैं, औजार हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, मुहर हो सकते हैं, भवन हो सकते हैं, मूर्तियां हो सकती है, हड्डियां हो सकती है। इन सब टूल्स के, इन सब बेसिस के आधार पर ही हम प्री हिस्ट्री का यानी प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। इसी में एक शब्द आता है पुरातत्व। पुरातत्व का मतलब ही होता है खोजना। खोजना का मतलब क्या? आज के समय को खोजना? उत्तर है नहीं। जो पूर्व में बीत चुका है उन सभी आयामों को खोजना, और जो हमें मिलता है उसके आधार पर उस कालखंड के जीवन पद्धति, उस कालखंड का ह्यूमन का बिहेवियर, उस कालखंड का ह्यूमन का पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चर सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, सोशल सिस्टम, इन सभी चीजों को हम अध्ययन करते हैं पुरातत्व के आधार पर। और पुरातत्व में मैंने क्या कहा कि सिक्के हो सकते हैं, सिक्का में बड़े बड़े मूर्तियां छपवाई जाती थी, जानवरों का सिंह भी था, और राजा भी अपने मूर्तियां छपवाया करते थे। तो इन सिक्कों के आधार पर, बर्तन के आधार पर यानी मृद भांड के आधार पर, मूर्तियां के आधार पर, उस समय के आर्किटेक्चर के आधार पर हम प्राचीन कालखंड का यानी प्री हिस्ट्री कालखंड का जो मोटा मोटी मनुष्य का रहन सहन, उसकी गतिविधियों का हम पता लगा पाते हैं। तो प्री हिस्ट्री में आपको यहीं तक जानना है, ये सब चीजें। इसकी पढ़ाई हम जब एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस पर जाएंगे तो हम उसे विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन आपके दिमाग में मोटा मोटी जो क्लैरिटी है इतना क्लियर हो जाना चाहिए था। इसी में एक एडिशनल बात प्रोटो हिस्ट्री में ही आपको याद रखना है, और एडिशनल बात है क्या? वो ये कि पाषाण काल को इसी में हम रखते हैं। पाषाण मतलब क्या? पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और पाषाण काल का मतलब वह कालखंड जिस समय
मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए पत्थर के बनाए गए छोटे-छोटे टूल्स का, औजारों का प्रयोग करते थे। वे पाषाण काल है। और पाषाण काल को हमने 3 कालखंड में बाँटा है। उधर जाना हमारे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना जान लीजिए कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या चीजें थी वो आपको पता चलेगा कि मनुष्य जो है ओनली स्टोन डिपेंडेंट है, यानी स्टोन पर निर्भर है। मध्य काल में अवस्थाएं थोड़ी चेंज होती है और नव पाषाण काल में तो अवस्थाएं पूरी चेंज हो जाती है। मनुष्य घुमक्कड़ था, अस्थायी हो गया। मनुष्य खाना बदोश था, वे प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। मनुष्य खाद्य संग्राहक था, अब उत्पादन कर रहा है। मनुष्य फूड गैदरर था, लेकिन अब क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है। तो इन सब चीजों को आपको जानना होगा। नव पाषाण काल में जो परिवर्तन आ रहा है, नव पाषाण काल में लोग अस्थायी हो गए, पहले घुमक्कड़ थे। लोग पहले फल कंद मूल तोड़कर खाते थे, अब प्रोड्यूस कर रहे हैं। लोग यहाँ पे कृषि कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर की शुरुआत है जो नव पाषाण काल में देखी जा रही है। लेकिन नव पाषाण काल की कुछ सीमाएं हैं। मानव ने अस्थायी जीवन जीना तो सीख लिया, एग्रीकल्चर करना सीख लिया, पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री करना सीख लिया, लेकिन नव पाषाण काल की कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है कि मानव अभी भी किसी प्रकार के धातु का प्रयोग नहीं कर रहा है। ये बहुत आगे चलते चलते मनुष्य यहाँ से जाएगा तो बाद के काल में मनुष्य द्वारा पहली बार जो मेटल का प्रयोग किया जाएगा उसे हम तांबा कहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे? तांबा कहेंगे। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना होगा। तो ये हमारी चीजें थी जो नव पाषाण काल के बारे में मैंने आपको बताया। ये प्री हिस्ट्री के अंतर्गत हमारी बात हो रही थी। आपको प्री हिस्ट्री से जोड़कर प्रश्न कमीशन वाले पूछ सकते हैं। वो ऑप्शन दे देंगे, प्रश्न दे देंगे कि प्री हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और वैदिक काल, और वैदिक काल के बाद और ऑप्शन दे सकते हैं हड़प्पा काल। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कमीशन के प्रश्न को, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। दूसरा है साथियों प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री को पढ़ने से पहले पाषाण काल में ही आपको एक घटनाक्रम में बताना चाहूंगा। आपने नव पाषाण काल पढ़ा, नव पाषाण काल को पढ़ने के पूर्व में मध्य पाषाण काल और पाषाण काल। जब हम पाषाण काल बोलते हैं तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि पाषाण काल में जो मनुष्य थे वो पत्थर के थे। एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने एक लाइन कहा है कि हजारों सालों की मानव की बस इतना ही उपलब्धि हासिल है कि पहले उपकरण पत्थर के होते थे, अब इंसान पत्थर के होते हैं। इंसान पत्थर के होते हैं का मतलब उन्होंने आधुनिक जीवन को इस कथन में चित्रण करने का प्रयास किया है। आज यदि वर्तमान प्रसंग में एक व्यक्ति को मैं कोट करूं जिसका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक वो व्यक्ति है जिन्होंने भारत का कीर्तिमान विदेशों में स्थापित किया। भारत के इंडियन मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए, इंडियन और पूरे वर्ल्ड के इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के लिए जिन्होंने उतना सारा काम किया, और आज उसे संबोधित किया जा रहा है कि ये चाइना का एजेंट है, सोनम वांगचुक पाकिस्तान का एजेंट है। तो जो इस हद तक गिर जाए ना, उस व्यक्ति के बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते हो। यही सोनम वांगचुक पाकिस्तान में पैदा हुआ होता, यही सोनम वांगचुक चाइना में पैदा हुआ होता, यही सोनम वांगचुक यूएसए में पैदा हुआ होता। तो इसकी गरिमा को वहां की सरकारें, इनकी पोटेंशियल को वहां की सरकारें समझती, लेकिन वर्तमान जो सरकार है भारत का, वो सोनम वांगचुक को एक मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर देखा, उसे एजेंट के रूप में देखा। अब कहीं क्या सकते हो। और दुर्भाग्य है इस देश के जनता का कि बीजेपी को आंख मूंद कर वोट देता है।
जब आप रोजगार, जब आप शिक्षा, जब आप स्वास्थ्य की बात करेंगे, आपको लाठियां मिलेगी। एजुकेशन मिनिस्टर क्यों नहीं रिजिग्नेशन दे रहा है? नीट पेपर लीक में जब पहला एग्जाम हुआ था तो 23 लाख बच्चे एग्जाम में शामिल हुए थे, लेकिन जब री एग्जाम हुआ नीट का, उसमें 20 लाख बच्चे शामिल हुए। 3 लाख बच्चे कहाँ गए? कई बच्चे तो सुसाइड किए, जिसका डेटा 13 है, 13 बच्चों ने सुसाइड किया जिसका डेटा है, और कई बच्चे तो ऐसे हैं जिसका डेटा ही नहीं है। ये देश किस दिशा और दशा में जा रहा है, यहाँ के नागरिकों को सोचना चाहिए। खैर, ये तमाम बातें हैं जो होते रहेगी समय समय पर। तो आपको मैंने प्री हिस्ट्री के बारे में पूरा पढ़ा दिया। अब आते हैं प्रोटो हिस्ट्री। जब हम प्रोटो हिस्ट्री, हिंदी में आद्य इतिहास कालखंड के बारे में देखते हैं, तो प्रोटो हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी है और साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है। यहाँ पे एक एडिशनल बात याद क्या रखनी है कि प्रोटो हिस्ट्री में लिटरेचर तो उपलब्ध है, लेकिन लिटरेचर को पढ़ा नहीं गया है, उपयोग में नहीं लिया गया है। नहीं लिया जाने का कारण क्या है कि जो लिटरेचर है वो वैसी भाषा में, वैसी शैली और वैसी लिपि में लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ पाना मुश्किल है। उसे हम चित्रात्मक लिपि कहते हैं। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखे जाने वाले पद्धति को बुस्ट्रोफेदन की पद्धति कहते हैं। ये जो बुस्ट्रोफेदन है ना, यहाँ से प्रश्न कई बार आ चुका है कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखे जाने वाले लिपि को कौन सा लिपि कहते हैं? तो बुस्ट्रोफेदन की लिपि। और यही लिपि में सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि आता है, जिसे पढ़ पाना आज तक मुश्किल है। बहुत सारे हिस्टोरियन ने कोशिश तो किया, लेकिन पढ़ नहीं पाया। तो यही मैं कह रहा हूं कि प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास लिटरेचर मतलब साहित्य तो है, पुरातत्व जो पूर्व से चला आ रहा है वो तो रहेगा ही, पुरातत्व का मतलब पत्थर, सिक्के, मुहरे, ये सब रहेंगे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है, लेकिन इस साहित्यिक स्रोत का कोई उपयोग नहीं है। तो आपको इतना याद रखना है। मैंने यही लिखा, उपलब्ध लेकिन प्रयोग में नहीं लाया गया। इसी में मैंने हड़प्पा काल को लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मोटा मोटी बात हम जब चैप्टर में उतरेंगे तब करेंगे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपके दिमाग में इतना क्लियर होना चाहिए कि ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन सिविलाइजेशन है, प्रथम नगरीय सभ्यता है। इसकी बिल्डिंगे, इसकी आर्किटेक्चर, इसकी सोसाइटी, इसकी रिलीजियस सिस्टम, इसका वाटर सिस्टम, इसका ग्रिड सिस्टम, इसका जो ट्रेड सिस्टम है, इसका जो कुल मिलाकर कहे तो इसका सार्वभौमिक डेवलपमेंट है, बहुत ही उन्नत किस्म में है। तो इसको हम पूर्ण रूप से वहां देखेंगे। अभी प्रोटो हिस्ट्री में यही तक बात करने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है जानने लायक, वो ये समझिए कि हिस्ट्री में पुरातात्विक स्रोत तो है ही, क्योंकि ये पूर्व से चला आ रहा है। इसके अलावे साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है, और साहित्यिक स्रोत का प्रयोग किया गया है। प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में बेसिक डिफरेंस जहां से कमीशन प्रश्न पूछता है, आपको यही याद रखना है कि प्रोटो हिस्ट्री में पुरातात्विक स्रोत है और साहित्यिक स्रोत है, लेकिन ये साहित्यिक स्रोत का उपयोग नहीं किया गया है। लिटरेचर तो उपलब्ध है प्रोटो हिस्ट्री में भी, आद्य ऐतिहासिक काल में भी, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि वो वैसी लिपि में लिखी गई है जिस लिपि को आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है। और ऐतिहासिक में जाइएगा, जब हिस्ट्री में जाइएगा तो हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल सोर्स है और लिटरेरी सोर्स है, और लिटरेरी सोर्स को यहाँ पे उपलब्ध भी है और लिटरेरी सोर्स को यहाँ पे पढ़ा भी गया है, मतलब इसको हम अपने जीवन में शामिल भी किए हैं। मोटा मोटी जब लिटरेरी सोर्स के बारे में जानिएगा तो ये 6th सेंचुरी BC के समय जो लिखी गई तमाम तरह के पुस्तकें हैं, उन सब पुस्तकों को जानने का हम प्रयास करते हैं। तो साथियों, मैंने ये चीजें था जो मैंने आपको बहुत ही सारगर्भिक तरीके से बताया, लेकिन अब हम ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब हम प्राचीन भारत को पढ़ने जाएंगे तो प्राचीन भारत में कौन कौन से टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आप पहले देख लीजिए यहाँ पे पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में हम विस्तार से थोड़ा जानेंगे। दूसरा है पूरा पाषाण काल, और तीसरा है
कांस्य युग। और कांस्य युग है जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी चरम अवस्था में आ रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का यदि मोटा मोटी टाइम पूछेंगे तो बहुत सारे हिस्टोरियन में इसको लेकर डिबेट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या दिया जाए। कई प्रकार के हिस्टोरियन हुए हैं जो इस कालखंड को बताने में संकोच करते हैं, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन के द्वारा लिखी गई पुस्तक में जो एक्सेप्टेबल जो टाइम पीरियड है वो है 2500 बीसी से 1750 बीसी। आपको एग्जाम में भी आएगा तो आपको यही याद रखना होगा। तो इसके बारे में हम जानेंगे। फिर ऋग वैदिक काल है, फिर उत्तर वैदिक काल है, फिर 6ठी शताब्दी का काल है, मौर्य काल है, फिर पोस्ट मौर्य पीरियड है, फिर गुप्त काल है, फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड है। इन सब चीजों को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही कंसेप्चुअल क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं वैदिक काल में। ये वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है, वैदिक काल के टाइम पीरियड को लेकर तमाम प्रकार की हिस्टोरियन में डिबेट है। कई तरह के हिस्टोरियन हैं जो कहते हैं कि 4000 बीसी से लेकर 3500 बीसी तक का काल को हम वैदिक काल में रखते हैं। लेकिन मोटा मोटी जो बहुत सारे हिस्टोरियन हैं उन सब के द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं उनमें जो एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड है वैदिक काल को लेकर वो 1500 बीसी से 1000 बीसी। और 1500 बीसी से 1000 बीसी का जो काल निर्धारण का काम जो कर रहे हैं एक जर्मन विद्वान है, जर्मन विद्वान जिसका नाम है मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर द्वारा जो दिया गया ये टाइम पीरियड है ये काफी हिस्टोरियन के बीच में एक्सेप्टेबल है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यही रखना होगा। लेकिन जब हम वैदिक काल कहते हैं तो वैदिक काल का मतलब होता है वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी का हमारे पास जो स्रोत है वो 4 वेद है, और वेदों के ब्राह्मण, ब्राह्मण से जुड़े आरण्यक, और आरण्यक से जुड़े उपनिषद। इस कालखंड का जानकारी इन्हीं सब चीजों से, उपनिषद से, आरण्यक से, वेदों से जानकारी मिलता है। उस समय के समाज के बारे में, उस समय के सोशल सिस्टम के बारे में, उस समय के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, उस समय के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, उस समय के रिलीजियस सिस्टम के बारे में, इन तमाम चीजों के बारे में, जो ट्रेड सिस्टम के बारे में, इन सब चीजों के बारे में जो जानकारी मिलेगा वो आरण्यक से मिलेगा, वेद से मिलेगा, और ब्राह्मणों से मिलेगा, और उपनिषदों से मिलेगा। तो मोटा मोटी आपको वैदिक काल के बारे में अब भी यही याद रखना है। वैदिक काल के भी 2 भाग में बांटकर हिस्टोरियन देखता है, एक ऋग वैदिक काल, और ऋग वैदिक काल को ही हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा ऋग वैदिक काल को ही हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं और एक उत्तर वैदिक काल। तो दोनों का टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 1000 बीसी और 1000 बीसी से 500 बीसी। ये चीज हम देखेंगे। तो वैदिक काल में जब हम आएंगे तो मोटा मोटी और चीजों को बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी ऋग वैदिक काल के ठीक जब आगे बढ़ेंगे उस समय का कालखंड आता है। 6ठी शताब्दी में मोटा मोटी 16 महाजन पदों का उद्भव हो रहा है। महाजन पद जब हम कहते हैं इसका मतलब क्या है? 16 का मतलब तो क्लियर है कि 16 महाजन पद। महाजनपद, जनपद हम कहते थे उस समय के एक जिला के पॉलिटिकल यूनिट को। उस समय के इसको मैं पुनः बताता हूं। 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी में आप देखेंगे कि 16 महाजन पद का उद्भव हो रहा है। 16 का मतलब तो क्लियर है कि 16 महाजन पद है, मीन्स 16 है। लेकिन महाजन पद का मतलब क्या होता है? तो महाजन पद का मतलब होता है आज के जिस तरीके से प्रांत है ना, उसी प्रकार उस समय महाजनपद का मतलब होता था एक प्रांत, और वो प्रांत जो है उसका पॉलिटिकल यूनिट। उसी प्रकार जनपद क्या होते थे? तो आज के जिला का एक पॉलिटिकल यूनिट। इसी को महाजन पद बोलते हैं मोटा मोटी। दूसरी बात कि जब आगे हम बढ़ते हैं तो महाजन पद के आगे जब बढ़िएगा तो आ रहा है
सेकेंड अर्बनाइजेशन यानी द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण जब आया है तो इसके पहले कई तरह के काल चले हैं। उस काल में पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग, नगरीकरण और फिर हड़प्पा हड़प्पा काल आता है। अब 6th सेंचुरी के जब अंतिम अंतिम चरम अवस्था में आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बौद्धिक आंदोलन शुरू हो गए हैं। बौद्धिक आंदोलन में जो विचारक आए हैं जिसमें 62 संप्रदाय है और उन सब संप्रदायों में से जो प्रोमिनेंट रूप से उभर कर सामने आए हैं गौतम बुद्ध और महावीर। उस कालखंड के जितने भी जो बौद्धिक लोग हैं वे कह रहे हैं कि वेद के द्वारा, आरण्यक के द्वारा, उपनिषद के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा जो कही गई बातें हैं उसे हम क्यों माने। हम तो उस बात को सत्य और असत्य मानेंगे जो हमारे तार्किकता पर सटीक उतरता हो, जो हमारे तर्क के कसौटी पर सिद्ध होता हो, हम उस बात को सही मानेंगे और गलत मानेंगे। तो ये चीजें हैं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। वेदों को क्रिटिसाइज करते हैं और क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, क्या सही है क्या गलत है, उसका संकलन हम अपने विवेक के आधार पर, अपने बुद्धि और नीति के आधार पर तय करेंगे और फिर हम सही और गलत का प्रमाण ढूंढेंगे। ऐसे में मुख्य रूप से 62 संप्रदाय आए। 62 संप्रदाय में भी जो प्रोमिनेंट रूप से उभरे मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, और ऐसे कई तरह के लोग आएंगे जो अपना तर्क देंगे। साथियों, मैंने बहुत ही अच्छा से, बहुत ही सारगर्भिक तरीकों से आपको चीज़ों को बताने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, सहयोग करें। धन्यवाद।